हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं आज। अकाउंटेंसी में हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा कंपनी। देखो बच्चों, जब हम कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे को मनी की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। जब हमारे को पैसा कम लगाना होता है, पैसा कम चाहिए होता है बिजनेस में, तब एक व्यक्ति अपने स्टार्टिंग स्वयं कर लेता है। अब यदि मान लो कि थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए है तो साझेदारी करके कई कुछ व्यक्ति मिलकर वो पैसा कलेक्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यदि मान लो हमारे को करोड़ों में रुपया लगाना है, किसी को करोड़ों में रुपया लगाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कोई व्यक्ति? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो कंपनी अकाउंट कंपनी खोली जाती है, एक कंपनी बनाई जाती है। तो वहां पर क्या होता है कंपनी में? तो कंपनी क्या है? कंपनी के पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपनी व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जिसका मूल उद्देश्य लाभ कमाना है। यहाँ पर कंपनी जो है वो व्यक्तियों का ऐच्छिक ऐच्छिक मीन्स अपनी इच्छा से ही वे इसमें शामिल होते हैं और एक संघ बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाने के लिए वो इसके अंदर शामिल होता है। अब कंपनी जो है, कंपनी के अंदर व्यक्तियों का जो दायित्व है वो एक सीमित मात्रा में हो जाता है। यानी व्यक्ति कुछ कुछ हिस्सा जो होता है वो शेयर करके कंपनी में लगा देता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपनी में व्यक्ति कलेक्ट होंगे और पैसा लगाएंगे, तो ये कंपनी होती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रकार। अब कंपनी के प्रकार जो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ मेंबर्स, तो जो कंपनी के मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे उनके बेसिस के आधार पर हमारी कंपनी कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी निजी कंपनी। निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वह ऐसी कंपनी जो रेस्ट्रिक्शन लगाती है। किस पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है? द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। जो इसका शेयर्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए वो क्या कर देती है? रेस्ट्रिक्ट लगा देती है। यानी कहने का मतलब है जो कंपनी के शेयर होते हैं वो कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं, कंपनी के जो स्वामी होते हैं, उनके अलावा वो किसी और को शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, मेंबर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 2%। यानी कहने का मतलब कम से कम दो व्यक्तियों का कंपनी, निजी कंपनी है जहां पर कम से कम 2% का होना जरूरी होता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। एक किसको छोड़कर? 1% कंपनी को छोड़कर बाकी जो कंपनी होती है उसमें कम से कम 2% का होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस। लिमिट्स क्या होती है? मेंबर्स की लिमिट्स क्या होती है? यहाँ पर निजी कंपनी होती है ऐसी कंपनी जिसके अंदर अधिकतम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज। इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको छोड़कर इनके जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे 200 मेंबर्स होंगे। ये होती है हमारी निजी कंपनी। अब सेकंड जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है, वह उसे क्या कहेंगे हम? सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी तो बिल्कुल निजी कंपनी की अपोजिट होती है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं शेयर को। लेकिन सार्वजनिक कंपनी में हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है कि शेयर्स को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की। यानी कोई पर्सन के अधिकतम कोई भी, जैसे निजी कंपनी के अंदर है 200 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 200 मेंबर्स होने चाहिए। इसमें किसी भी मात्रा में, कितनी भी मात्रा में मेंबर हो सकते हैं। अब थर्ड जो है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी है वो है 1% कंपनी। 1% कंपनी, ओपीसी। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 1% कंपनी, ओपीसी। सेक्शन 2 हमारा जो कंपनी अधिनियम है, सेक्शन 2 और इसका सब सेक्शन है 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013।
2013 ये हमारा एक्ट कहता है कि यदि कोई एक व्यक्ति होता है वह भी अपनी क्या कर सकता है, एक कंपनी खोल सकता है। अब हम पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में। वन पर्सन कंपनी ये है रूल 3 इसमें लगता है रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन की स्थिति में कंपनीज रूल्स 2014 क्या प्रोवाइड करता है वन कंपनी के अंदर? ओनली ए नेचुरल पर्सन, इसमें एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। यानी हम बात करें कोई बैंक है या कोई भी पार्टनर्स हैं, वो मिलकर वन कंपनी में नहीं आएंगे। इसके अंदर एक नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है। और पर्सन भी कैसा होना चाहिए? उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत की नागरिकता उसके पास में होनी चाहिए। और रेजिडेंस इन इंडिया, वो रेजिडेंट कहाँ पे होना चाहिए? उसका इंडिया में होना चाहिए, यानी वह इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया का ही सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वन पर्सन कंपनी के लिए, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। वो जो भी अपने फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, वो केवल बैंक के थ्रू ही करेगा। के अलावा वह नॉन बैंकिंग कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन ₹50 लाख। लिमिट्स है इसकी वन पर्सन कंपनी की कि इसकी जो पेडअप कैपिटल है, जो चुकता पूंजी है, हिंदी में बोलेंगे हम इससे पेडअप कैपिटल को चुकता पूंजी, जो इसकी पेडअप कैपिटल है इज नॉट मोर, ज्यादा नहीं होनी चाहिए किससे? 50 लाख रुपीज से। 50 लाख रुपीज इसकी लिमिटेशंस है, इससे ज्यादा होगी तो वह वन पर्सन कंपनी नहीं कहलाएगी। फोर्थ पॉइंट है इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। इनकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, वार्षिक जो टर्नओवर है कितने का? 3 years का, वह नहीं होना चाहिए 2 करोड़ से ज्यादा। 2 करोड़ से ज्यादा इसकी एनुअल जो है एवरेज 3 years का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो ये होती है हमारी वन पर्सन कंपनी। तो हमने पढ़ा है निजी कंपनी के बारे में, सार्वजनिक कंपनी के बारे में और वन पर्सन कंपनी के बारे में। हमने कंपनी के प्रकार के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर इसका मीनिंग होता है हिस्सा। हिस्सा किसमें? लाभों में हिस्सा और पूंजी में हिस्सा। क्या होता है कि यहाँ पर जो भी पूंजी लगाई जाती है, कंपनी के अंदर जो भी पूंजी लगाई जाती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा एक व्यक्ति के द्वारा थोड़ा सा हिस्सा लगाया जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर शेयर होता है, कैपिटल में शेयर होता है और लाभों में शेयर होता है, प्रॉफिट में शेयर होता है। तो ये एक पेपर होता है जो एक छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है, जैसे ₹100 का शेयर होता है और ₹1000 ₹10 का शेयर होता है, तो इसे हम बोलेंगे शेयर। अब शेयर्स का हम बात करें तो शेयर्स के जो टाइप्स ऑफ शेयर है उसकी बात करते हैं। तो हम एक होता है हमारा अधिमान, हिंदी में बोलेंगे अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर। और सेकंड है हमारा साधारण अंश या समता अंश, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर की बात करें हम, पूर्वाधिकार अंश की बात करें, अधिमान अंश की बात करें, तो देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पूर्वाधिकार, यानी जिसको पहले अधिकार है। पहले अधिकार किसमें है? जब कंपनी लाभों में से लाभांश वितरित करती है, लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो सबसे पहले जो लाभांश का दिया जाएगा, जो डिविडेंड दिया जाएगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि नाम है पूर्वाधिकार, यानी इसे पहले अधिकार है। इसके ऊपर फिक्स होता है कि इतना % इसको जो लाभांश दिया जाएगा, तो वो लाभांश इसको सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद में जो लाभ बचता है वो किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। ऐसे ही क्या होता है, जब कंपनी समाप्त होती है तो
कंपनी समाप्त होती है तो उनको उनकी पूंजी को क्या किया जाता है, वापस लौटाया जाता है। तो यहाँ पर भी इनको पूर्वाधिकार है, इनको अधिकार है कि इनको इनको जो पूंजी है उसका हिस्सा पहले मिलेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं, बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले बात करते हैं हम संचयी, असंचयी, पूर्वाधिकार अंश। इंग्लिश में बोलेंगे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव पूर्व प्रेफरेंस शेयर। अब क्या होता है क्यूमुलेटिव, संचयी। संचय ही से मतलब नेम से ही समझ में आ रहा है, संचय। संचय यानी कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो जब कंपनी के पास में शेयर, जब एक होता है कि एक निश्चित लाभांश, कंपनी एक डिसाइड करती है कि यदि हमारे को इतना लाभ होगा तभी हम क्या करेंगे, लाभांश या हम बोले डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यदि मान लो कंपनी के पास में उस मात्रा में यदि लाभ नहीं हो रहा है तो वो क्या करती है, लाभांश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो इस ईयर का लाभ है वो पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार का अंश हमने पहले भी पढ़ा था कि एक फिक्स मात्रा में एक फिक्स परसेंटेज होती है जो उनको क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। यदि तो वो जो निश्चित लाभांश होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इस निश्चित में कलेक्ट करके, और जब नेक्स्ट ईयर में जब पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा हमारा, तब इन्हें क्या होगा, इनको पहले अधिकार होगा इस लाभांश को प्राप्त करने का जो पहले इनका बकाया है, तो उसको पहले वह प्राप्त करेगा। तो निश्चित लाभांश मिलेगा इनको। लाभ यदि पर्याप्त नहीं है तो लाभ घोषित नहीं होता है, और लाभ को क्या कर लिया जाता है, इनको कलेक्ट करके, और जब पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा तब इन्हें पहले लाभ दिया जाएगा, और फिर उस ईयर का भी लाभ इनको सबसे पहले मिलेगा। अब जो हम ये कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो हम लाभांश, ये जो हम डिविडेंड कलेक्ट कर रहे हैं, वो है कहाँ शो किया जाता है, वह किया जाता है चिट्ठे में, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्या किया जाता है, संदिग्ध दायित्व के रूप में, कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में इसको वहां पर शो किया जाता है। अब ये तो हुआ संचयी, क्यूमुलेटिव। और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाता है, नॉन क्यूमुलेटिव। जो क्यूमुलेटिव नहीं है वो नॉन क्यूमुलेटिव मीन्स एक निश्चित, इनको कोई भी जो लाभ मिल रहा है इस साल नहीं दिया गया है, उनको नेक्स्ट ईयर में इनको लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार, यदि इनको लाभ घोषित नहीं किया जाता है तो नेक्स्ट ईयर में इनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, इनका लाभ कलेक्ट नहीं होगा। अब मान लो हमारे को क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा है कि ये क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यदि क्वेश्चन में सूचना, कोई भी सूचना नहीं दे रखी है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो आपको उसको क्या मानना पड़ेगा, संचय ही मानना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही इसको मानना पड़ेगा। ये था हमारा संचयी और असंचयी, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब टाइप्स की बात करते हैं तो पार्टिसिपेटिंग यानी भागीदार और गैर भागीदार प्रेफरेंस शेयर। सेकंड जो टाइप होता है वो हमारा होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स्ड, जैसा हमने पहले भी बात करी, एक फिक्स्ड मात्रा में एक फिक्स परसेंटेज होती है जिसमें इनको डिविडेंड लाभ दिया जाता है। अब इनको प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट के बाद में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्या किया जाता है, लाभों में हिस्सा मिलता है। अब जब लाभों में हिस्सा प्रेफरेंस शेयर को मिल गया, इक्विटी शेयर होल्डर को मिल गया, फिर भी पर्याप्त मात्रा में और लाभ है हमारे पास में, तो ऐसे बचे हुए लाभों में से क्या होता है, इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ भी क्या होता है, हिस्सा मिलता है, वो इसमें पार्टिसिपेट होता है इनका लाभों के अंदर। और ऐसे ही जब कंपनी समाप्त होती है, तो कंपनी जब समाप्त होती है तो सबसे पहले
हमने पहले बात की थी प्रेफरेंस शेयर को पहले अधिकार होता है कि उसके जो कंपनी के जो उसके शेयर्स हैं पहले उनको पैसा दिया जाएगा, उनकी कैपिटल पहले पेड की जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्या होगा कि इनकी कैपिटल दे दी जाएगी। अब फिर भी यदि कंपनी के पास में फिर भी यदि पैसा है, पूंजी है उनके पास में, तो जो अंश पूंजी है यानी हमारी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ जो बची हुई पूंजी है उसमें भी इनको हिस्सा मिलेगा, उसमें भी ये भागीदार होंगे कैपिटल प्राप्त करने में। तो ये होती है हमारी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब आता है हमारा गैर भागीदार नॉन पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेटिंग नहीं है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी बचे हुए लाभों में से प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट देने के बाद, इक्विटी शेयर को प्रॉफिट देने के बाद में यदि कोई प्रॉफिट बच रहा है तो इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और कंपनी समाप्त जब होती है तब भी इनको कोई पूंजी में हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। अब यदि मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा हमारे को, न तो ये बता रखा है कि पार्टिसिपेटिंग है, न ये बता रखा है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो ऐसी स्थिति में कोई सूचना का अभाव नहीं होने पर इन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग ही माना जाएगा। यानी पहले इनको लाभ दे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर्स को लाभ दे दिया जाएगा होल्डर्स को। इसके बाद में यदि लाभ बचता तो इनको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। सूचना के अभाव में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ही माना जाएगा। हमने क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा, संचयी, असंचयी प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा। अब जो टाइप्स होता है प्रेफरेंस शेयर का वो होता है परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि एक फिक्स टाइम होता है प्रेफरेंस शेयर का, कि एक फिक्स टाइम के बाद में, एक निश्चित अवधि के बाद में इनको क्या किया जाता है, जो हमारी इक्विटी शेयर्स है उसमें चेंज कर दिया जाता है। तो यदि उसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्टिबल है तो एक निश्चित के बाद अवधि के बाद में ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, हमारे जो इक्विटी शेयर्स है उसमें चेंज हो जाते हैं। यदि ऐसे कोई शेयर हो जिनको हमें एक निश्चित अवधि के बाद में, यानी उन्हें निश्चित अवधि क्या किसी भी अवधि के अंदर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स में उसको कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब यदि आपको क्वेश्चन में कहे कि कुछ भी सूचना नहीं है, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसे नॉन कन्वर्टिबल ही माना जाएगा। यानी इसे किसी भी अवधि में, इनके पूरी जो लाइफ है उसके अंदर हम बात करें तो इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब हमारा आता है शोध्य, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, यानी रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या होता है, शोधन, शोधन यानी कंपनी का क्या होता है, एक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको एक अवधि के बाद में उनको क्या करा जाता है, पैसा वापस चुकता कर दिया जाता है, पेड कर दिया जाता है, और वो शेयर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो यदि ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसको एक निश्चित अवधि के बाद में रिडीमेबल किया जा सकता है, शोधन जिसका किया जा सकता है, वह कहलाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और यदि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसका शोधन नहीं किया जा सकता है तो उसे हम बोल देंगे अशोध्य, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा टाइप है हमारा शेयर्स का, वो होता है समता अंश। हिंदी में बोलेंगे समता अंश, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर। यूज जो अधिकतर किया जाता है वो इक्विटी शेयर का ही यूज किया जाता है, इसमें प्रेफरेंस शेयर, इसमें इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पश्चात लाभ, ये क्या होता है कि जो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं, और इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब हम प्रॉफिट दे देंगे, एक निश्चित मात्रा में प्रॉफिट दे देंगे, उसके बाद में इनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। डिविडेंड भी इनको सबसे बाद में दिया जाता है, पहले
प्रेफरेंस शेयर को देंगे, इसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ऐसे ही जब कंपनी का समापन होता है तो इनको जो कैपिटल में हिस्सा प्राप्त होता है, इनकी जो कैपिटल रिटर्न की जाती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में इनको कैपिटल रिटर्न की जाती है। आज हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स के बारे में, कंपनी क्या होती है इसके बारे में। अब इसके बाद में जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।